वेलकम टू आवर चैनल एकेडेसिया। सो इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स में हमारे जो भी सब टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या क्या देख रखा है, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस और डिफरेंशिएशन। तो उसके जो भी सारे डाउट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, आप उस पर हमें डाउट भेज सकते हो, वहाँ पर आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। सो अभी जो हमें टॉपिक देखना है, हमारे पास अभी दो टॉपिक्स रह गए हैं, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। तो डिफरेंशिएशन का हमें आइडिया है, अब हम डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। तो अगर बात करें हम इंटीग्रेशन की, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन टॉपिक की, तो जो रिलेशन जैसे हमने बात करा था लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन में जो रिलेशन होता है, जैसे एक्सपोनेंट अगर ऐसे लिखते हैं हम a की पावर x इज इक्वल्स टू समथिंग b, तो लॉगरिथम में क्या लिखते हैं हम log b बेस a इज इक्वल्स टू x, मतलब ये पावर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये एक दूसरे के क्या थे, ऑपोजिट फंक्शंस थे। इनमें क्या रिलेशन निकल के आता है कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट फंक्शन होते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी वैसा ही रिलेशन है। डिफरेंशिएशन में जो काम हम करते हैं उसके ठीक ऑपोजिट इंटीग्रेशन में हमें वो काम करना होता है। अब इन दोनों ये जो वर्ड्स हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उनका मतलब भी एक दूसरे से वैसे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन मतलब चीज़ों को डिफरेंशिएट करना या फिर चीज़ों को अलग अलग करना या फिर उनमें डिफरेंस क्रिएट कराना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक करना, कई डिफरेंट चीज़ों को कलेक्टिवली एक बनाना। तो ये इसलिए ही अपने लिटरल मीनिंग के कारण भी एक दूसरे के ऑपोजिट भी होने चाहिए। तो लिटरल बिहेवियर भी इनका कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट का होता भी है। तो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन का नोटेशन कैसा था, d/dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का हमें आइडिया है, अगर x³ का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें क्या मिलेगा, 3 आगे आ जाएगा ये पावर और x की पावर 3-1, यानी कि ये कितना होगा 3x²। अगर x³ का डिफरेंशिएशन 3x² है तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³, ठीक है। ये कैसे होगा, इसमें क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये समझ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन अगर इसका ये है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह डिफरेंशिएशन को हम d/dx से हर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक अपना तरीका होता है, हर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका होता है। तो d/dx से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को। a की पावर x से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, log से हम लॉगरिथमिक फंक्शन को। उसी तरह इंटीग्रेशन को भी डिनोट करने का अपना एक तरीका होता है, जिसमें हम लिखते हैं, ये साइन होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, या इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इसको बेसिकली बोलते क्या है, इंटीग्रल। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी फंक्शन को, अगर लेट से कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू fx और हमें इसको इंटीग्रेट करना हो, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिखना होगा fx dx, ठीक है। इंटीग्रल fx dx इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी इंटीग्रेशन का फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये f ऑफ x क्या है, ये तो क्या हो गया अपने पास फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ x, ये तो क्या हो गया अपने पास फंक्शन ऑफ x। और ये जो dx है ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कि ये वेरिएबल अपना जो भी है, अगर ये dx वेरिएबल है तो यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए, x का ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे लेट से dy होता तो यहाँ पे हम फंक्शन कैसा लेंगे, fy लेंगे, ठीक है। लेट से कोई अपने पास फंक्शन है t इज इक्वल्स टू f ऑफ y, तो अगर इसका इंटीग्रेशन लिखना है हमें तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ fy dy। जिस तरह था डिफरेंशिएशन में कि अगर कोई फंक्शन x का है तो वो नीचे dx ही होना चाहिए, मतलब d/dx में ही ये डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन f ऑफ y है तो वो dy के साथ ही इंटीग्रेट होगा। सिमिलर चीज़ें हैं ये दोनों, बस काम एक दूसरे के ऑपोजिट है कि जो काम हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहे थे, वही काम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे होंगे हम, इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को समेटने के लिए। तो ये तो इनके हो गए जनरल नोटेशंस।
और इनका थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू कि क्या करना है इंटीग्रेशन में, कैसे करना है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में अपने पास क्या था कि पावर को आगे लाओ, एक घटाओ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी वैसे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, पर ये सारी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन है और ये सारी चीज़ें। अब इंटीग्रेशन होते हैं दो तरीके के, इंटीग्रेशन होते हैं दो तरीके के, एक होता है अपने पास डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में करना क्या होगा हमें। डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक ही फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक ही फाइनल आंसर आ रहा होगा हमारे पास, और इसमें हमें कुछ लिमिट्स भी पुट करनी होंगी, ठीक है। ये हम पढ़ते समय तो ये सारी चीज़ें बहुत वाइडर व्यू में देखेंगे और इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे एक आध, तो वो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बस अभी इंट्रोडक्शन के लिए समझना कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक आंसर आएगा और इसमें फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद हमें इसमें कुछ लिमिट्स भी पुट करनी होंगी, जैसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है वो वैल्यू हमें डाल के फाइनल आंसर निकालना होगा। बात करें अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू या इसका रिजल्ट जो भी आएगा हमारे पास, इसका सॉल्यूशन, इसका फाइनल आंसर जो भी आएगा, हो सकता है कि अगर 4 लोग कर रहे हैं तो चारों का अलग अलग है, ठीक है। वो अलग अलग आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, उसमें एक प्लस सी लिखना होता है। हो सकता है कि हम सी चारों लोग अलग अलग लिख दें तो वो आंसर ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर सेम होने जरूरी नहीं है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करें आंसर्स तो हमारे सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली वैल्यूज को डाल के आंसर निकालना होता है। तो ये है इसका कुछ बेसिक ओवरव्यू, अभी पढ़ते जाएंगे। तो ये जो भी सारी चीज़ें अभी लग रहा होगा कि वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखते जाएंगे जैसे जैसे वी विल मूव फर्दर इन दिस टॉपिक। अब बात करते हैं बारी बारी से दोनों पार्ट्स की इंटीग्रेशन की। पहला पार्ट क्या था, उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि बेसिकली अगर हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने आ गया तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में उसी इंटीग्रेटेड पार्ट को, जो फाइनली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास आंसर आ रहा होगा, उसी इंटीग्रेटेड पार्ट को उसमें क्या करना होगा, हमें लिमिट्स पुट करने होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट क्या है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट। तो डिफरेंशिएशन x की पावर n का क्या होता है, n को आगे लाते हैं, x की पावर n-1 करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन में अगर हम ये लिख रहे हैं कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, x की पावर n क्या है अपने पास, फंक्शन ऑफ x, dx क्या है, वेरिएबल ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरिएबल ऑफ दिस इंटीग्रेशन की अगर ये फंक्शन x का है तो वेरिएबल भी अपना क्या है, dx है, तो इंटीग्रेट हो सकता है। और ये सिंबल क्या हो गया, लाइन ऑफ इंटीग्रल। तो इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि x के पावर में n+1 करते हैं और डिनोमिनेटर में n+1 लिखते हैं और एक आगे +c लगाते हैं। जब तक यहाँ पे लिमिट नहीं पुट करेंगे तब तक हमें एक यहाँ पे c लगाना होगा। अब ये c क्यों लगाना है वो समझते हैं कि ये c को लगाने का इसेंस क्या है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे हमें ये मिल रहा है, मतलब कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे ये मिल रहा होगा। अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है तो इस रिज़ल्ट को डिफरेंशिएट करने पे ये मिलना ही चाहिए। अगर x³ को डिफरेंशिएट करने पे 3x² मिल रहा है तो 3x² को इंटीग्रेट करने पे x³ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट फंक्शंस हैं। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन में हमें एक बात ये पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें, बेसिकली इस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0। अब ये कांस्टेंट कोई कुछ भी रखे, हो सकता है कि मैं 5 रखूं, आप 6 रख दो, कोई तीसरा आदमी इसको e रख दे, कोई और उसको 8, 9, 10 कुछ भी रख सकता है। तो इसीलिए इसको जनरली c लिखते हैं
क्योंकि जब हम इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे ये फंक्शन लाने के लिए, तो यहाँ वाला कांस्टेंट कुछ भी होगा उसका तो वैल्यू 0 हो जाना है डिफ्रेंशिएशन के बाद, तो फाइनली तो इसी से आंसर आ रहा होगा। तो ये वाली चीज़ इंटीग्रेट होकर ये तो बनती है प्लस सी, इसीलिए डिनोट करना होता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है ये, ठीक है। हो सकता है कि डिफ्रेंशिएट करने वाला अगर x³ + 5 का डिफ्रेंशिएशन भी 3x² आएगा, x³ + 8 का भी आंसर 3x² ही आएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, x³ + 9 का भी आंसर 3x² ही आएगा, और इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये तीनों रिजल्ट्स मिल सकता है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन 5, 8 और 9 तीनों का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। सो इसलिए हर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में, हर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के फाइनल फॉर्मूले में सी मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि फंक्शन जो भी अपना फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या रहा होगा। तो ये तो हो गया अपना सी का केस, ठीक है। अब अपने पास पहला फॉर्मूला ये है जनरल x⁴n के लिए। अब वहाँ पे जो फॉर्मूले थे, जैसे sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या था हमारे पास, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x cos x dx लिख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, sin x। अच्छा 1⁴x ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, d/dx ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन विल बी ln x, e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही होता है, तो e⁴x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e⁴x। अब और बात करें इसमें फॉर्मूलों की, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, cos x का डिफ्रेंशिएशन वाज sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन था अपने पास माइनस sin x, ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos x, क्योंकि माइनस सिंबल आ रहा था cos का डिफ्रेंशिएशन करने पे माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन करने पे माइनस cos x। tan का क्या आता था अपने पास, tan का डिफ्रेंशिएशन वाज sec²x, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x dx, tan x + c, यहाँ पे dx लगा लेना, फंक्शन के sin x dx क्या है कि अगर अपना फंक्शन x का है तो वो वेरिएबल x का ही होना चाहिए, मतलब वो dx ही होना चाहिए, सो दैट वो इंटीग्रेट हो पाए। और क्या थे अपने पास फॉर्मूले, एक फॉर्मूला था अपने पास माइनस cos²x, वो किसका था, cot x का डिफ्रेंशिएशन, तो cos² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x, एंड सिमिलरली, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, एक का डिफ्रेंशिएशन जो आ रहा था उसको उल्टा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो कि अगर सी वाले फॉर्मूले में, ठीक है, जितने वहाँ पे सी वाले फॉर्मूले थे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आता है, कॉट का डिफ्रेंशिएशन भी नेगेटिव आता है, तो सिमिलरली क्या होगा, उनके इंटीग्रेशन में भी हमें नेगेटिव वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन में हमें माइनस sin x आ रहा था, तो sin x के इंटीग्रेशन में माइनस cos x आएगा। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे सी वाले फंक्शंस थे उसमें हमें नेगेटिव साइन जहाँ मिल रहा था उसको चेंज करते समय ध्यान में रखेंगे कि अगर आउटपुट में रिजल्ट में अगर मान लो कि नेगेटिव था तो फिर उसको वापस इंटीग्रेट करते समय भी वो नेगेटिव साइन हम एडजस्ट कर पाए। तो ये तो होगा कुछ जनरल फॉर्मूले, ठीक। अब इंटीग्रेशन में कुछ और चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जो की चीज़ें हैं उनको देख। अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो ax + b⁴n, ax + b⁴n, और इसको हमें इंटीग्रेट करना हो, फंक्शन किसका है, x का, और ये b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये x जो फंक्शन है अपने पास, जैसे मान लो कि f(x) है, जो भी अपना f(x) है उसमें कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करते वक्त तो काम तो वही रहेगा कि ax + b⁴n+1/n+1+c, ठीक है। ये तो हम करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे थे, अगर मान लो कि x⁴n था तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख रहे थे हम, x⁴n+1/n+1+c, ये रिजल्ट लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो ax + b⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम, ax + b⁴n+1/n+1+c, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर f(x) से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो फाइनली जो इंटीग्रेटेड आउटपुट मिल रहा है हमें या इंटीग्रेटेड रिजल्ट मिल रहा है हमें, उसमें ये वाला जो भी अपना कांस्टेंट है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें कि
जो भी एफ एक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें cos ax प्लस बी डी एक्स के इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन हम क्या लिख रहे थे, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या लिख रहे थे, sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x। लेकिन जैसे ही जो अपना इंटीग्रेटेड पार्ट है ये ax प्लस बी हो गया, तो बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि प्लस बी के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन जो अपने पास एक फंक्शन बन रहा है अगर उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, अब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड ऐसा ना हो कि जैसे 3x dx है तो हम इसको उठा के डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर पावर में कुछ बंद है, जैसे मान लो कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर में कुछ है, जैसे मान लो cos एक फंक्शन है, इसके अंदर x होता और उस x की जगह ax प्लस बी है। जैसे मान लो कि ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन कौन सा हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो x की पावर n होता। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, ax प्लस बी की होल का पावर n, तो ये भी क्या है, ब्रैकेट में क्लोज्ड है। तो जब भी किसी ब्रैकेट में क्लोज्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे उस वक्त जो भी x के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड होगा उसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाके। cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, इसका cos x का तो क्या लिख रहे थे, sin x, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, sin ax प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, a, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a, ठीक। अब एक और चीज़ जो हम थोड़ा सा मिस आउट करके आगे बढ़े हैं वो ये है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन विल बी x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन विल बी दिस, ठीक। जैसे मान लो कि 3 को इंटीग्रेट करना हो अगर x के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, 3x। 3 को अगर इंटीग्रेट करना हो y के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, 3y, क्योंकि 3x को अगर तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3 मिलेगा, 3y को अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3 मिलेगा। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर किसी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जिसका भी, जैसे ये वेरिएबल किसका है, x का, dx वेरिएबल किसका है, x का, तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, 3x। ये dy y का वेरिएबल है तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, 3y। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल के साथ कर रहे हैं तो वो जिसका भी वेरिएबल होगा उसका एक फंक्शन हमें मिल जाएगा, पावर टू 1, लीनियर पावर का एक फंक्शन हमें हमेशा मिलता है जब भी किसी कांस्टेंट को हम किसी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले या छोटे मोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इंटीग्रेशन के टाइम पे। और बाकी जो भी फॉर्मूले थे अपने पास वो सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं जिसमें a से मल्टीप्लाइड हो रहा हो। जैसे मान लो कि साइन का ही हम लिख दें, साइन ax प्लस बी, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या है अपने पास, माइनस कॉस एक्स। साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, कॉस ax प्लस बी माइनस का अपॉन a, ठीक है, क्योंकि a क्या है, इस ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसमें x वाले पार्ट से a मल्टीप्लाइड है, तो जो भी यहाँ मल्टीप्लाइड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बी अपॉन ए। ये है कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट ये थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो दो क्वेश्चन है हमारे पास, 1/√x dx और एक क्वेश्चन है अपने पास 3x - 2 की पावर 5 dx, ठीक है। इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है, फाइनल आंसर तक जाना है। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन पे अगर रूट लगा है, किसी भी फंक्शन पे रूट लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका पावर क्या है, हाफ, ठीक है। अगर ये बात नहीं पता हो तो आज से ध्यान रहे कि अगर किसी भी फंक्शन पे रूट लगा हुआ है तो उस पे पावर हम क्या लिखते हैं, हाफ, ठीक है। और अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है, कोई भी पावर अगर डिनोमिनेटर में, ऐसा मान लो कि 1/a³ है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर -3। जब इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये जो चीज़ पावर नीचे है, अगर इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a⁵, तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर -5। यहाँ अगर लिखा है 1/a⁵2, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -1/2, ठीक। वैसे ही इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, ये बेसिकली क्या है, 1/x की पावर 1/2 dx। रूट एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, 1/2 पावर में, रूट एक्स को क्या लिख लिया, 1/2। अब 1/2 को अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -1/2 dx,
ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 + -2 यानी क्या हो जाएगा 1 - 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 यानी x की पावर 1/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 + 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा 2√x + c। तो 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x + c। ठीक। अब बात करते हैं इस वाले फंक्शन की 3x - 2⁵ dx। ठीक। तो इसमें इंटीग्रेशन, अब जैसे मान लो कि ax + b का इंटीग्रेशन हम क्या कर रहे थे, ax + b⁴n का इंटीग्रेशन क्या कर रहे थे, ax + b⁴n + 1 अपॉन n + 1 × a। क्योंकि a क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें x के साथ a मल्टीप्लाइड है। सिमिलर चीज़ है ये, तो इसको क्या लिख लेंगे 3x - 2⁵ + 1 अपॉन 5 + 1 × 3। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अपना रिजल्ट आ गया, आगे प्लस c लगा दो। ये क्या हो जाएगा 3x - 2⁵ अपॉन 3 × 6। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3x - 2⁵ प्लस c, फाइनल आंसर। तो ये है अपने पास इंटीग्रेशन के तरीके, और ये कुछ सिमिलर फॉर्मूले हैं जिनको हमें बार बार यूज़ करना होगा। देखो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए बायोलॉजी में या फिजिक्स में, ठीक है, बायो के किसी पेपर में ऐसे नीट हो गया या फिर तुम किसी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम का उठा लो। तो वैसे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई आए तो बायो के पेपर में तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि तुमसे कोई फंक्शन दे के पूछेगी इसको इंटीग्रेट करके बताओ, ठीक है। पर इन सब चैप्टर्स के जो भी हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स अभी हमने कवर कर रखे हैं, फंक्शन, ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, लॉगरिदमिक, एक अप्रॉक्सीमेशन का तरीका हमने देखा था 1 + x⁴n, जहाँ पे अगर x 1 से बहुत कम हो जाए तो उसको 1 + nx लिख लेते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें चैप्टर में आगे अपने जो भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रही होंगी। जैसे ये इंटीग्रेशन, तुम इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन जैसे ही हम फोर्स वाले चैप्टर में एंटर किए, फिर वहाँ से चलते चलते 12th के पूरे एंड तक, सेमीकंडक्टर के पहले जितने भी चैप्टर्स होंगे कहीं ना कहीं बार बार ये इंटीग्रेशन आना है। तो अगर यहाँ पे अभी तुम काम कर लेते हो इंटीग्रेशन पे, तो पूरी फिजिक्स तुम समझ लो कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स एटलीस्ट तो नहीं हटेगा। फिजिक्स में लोगों को टफ फिजिक्स नहीं लगता है, मैथ्स ही लगता है, क्योंकि फिजिक्स तो एक फॉर्मूला ही है। एट लास्ट वो फिजिक्स एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट ही है। बाद में उसके नीचे की मैथ सॉल्व नहीं होती है, रोते रोते लोग बिलक बिलक के कहते हैं कि हमसे फिजिक्स नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि मैथमेटिकल टूल्स, अपना बेस तुम स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी की फर्दर फिजिक्स सॉल्व होते रहेगी। अब एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन देखते हैं जो मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पे बेस्ड नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए sin² x dx। ये हम जितना भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख के आए हैं उससे हट के है ये sin² x, ठीक है। अब sin² x को इंटीग्रेट कैसे करना होता है, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला था cos2θ, जिसको हम लिख रहे थे cos² - sin²θ। अगर इस पूरे फॉर्मूले को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 1 - sin²। हम ये ट्रिग्नोमेट्री वाले में देख चुके हैं, तो वहाँ से ये क्या बनेगा 1 - 2 sin²θ, और ये क्या हो जाएगा cos2θ। अब इसको इधर उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 - cos2θ/2 = sin²θ। अभी भी इस चीज़ को रट लो कि sin² होता है 1 - cos2θ/2, cos² होता है 1 + cos2θ/2। तो sin² x मैं करवा रहा हूँ, cos² x आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। sin² x का इंटीग्रेशन कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, sin² x को अपन किस फॉर्मेट में लिखेंगे 1 - cos2x/2 के। sin² x को कैसे लिखना है अपन 1 - cos2x/2। तो इसको लिख लेते हैं 1 - cos2x/2 dx, ठीक है। उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो काम डिफरेंशिएशन में था ना, एडिशन में, जैसे कि fx + -gx + -hx, उन तीनों को तुम अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो। अगर 3 फंक्शन एडिशन वाले हैं, सब्ट्रैक्शन वाले हैं, तो तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, ऐड कर दो। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी होता है। जैसे मान लो कि अगर ये 2 फंक्शन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 - cos2x/2 का इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके फाइनलाइज कर लो, या इनको यहीं पे अलग अलग इंटीग्रेट करो। तो देखो
अगर इसको अलग अलग इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2 dx। ठीक, अब 1/2 तो क्या हो गया, 1/2 कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि 3 dx का इंटीग्रेशन क्या आ रहा था 3x, तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x/2 माइनस, ठीक है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लो, cos 2x/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2, तो इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। जैसे इंटीग्रेशन में भी अगर kfx है ना, kfx, तो ये क्या हो जाएगा k बाहर आ जाएगा और fx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में था कि 3x है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे 3 को बाहर ले लेते थे, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन विल बी 3। सिमिलरली kfx का इंटीग्रेशन क्या होगा, k जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो और fx को इंटीग्रेट कर दो। अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि x के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसको डिनोमिनेटर में क्यों नहीं लेके जा रहा है। डिनोमिनेटर में तब लेके जाते हैं जब कोई एक फंक्शन, जैसे मान लो कि अगर ये कुछ ऐसा होता और इसके आगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता, तब अगर इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर ये सेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो तुम क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर करोगे और नॉर्मली इंटीग्रेट कर दोगे। 1/2, अब देखते हैं इसमें 1/2 क्या है अपने पास कांस्टेंट, तो 1/2 विल बी टेकन आउट। अब ये क्या हो जाएगा बेसिकली cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या होगा x/2 माइनस 1/2 cos 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास sin x तो आएगा ही, sin, अब जैसे मान लो कि ये क्या, इसको तुम ऐसे समझो कि cos ax है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा अपने पास, अगर cos ax प्लस b था तो क्या लिख रहे थे sin ax प्लस b अपॉन a, b नहीं है अपने पास तो क्या लिखेंगे sin ax बाई a, तो इसमें a क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin ax बाई a। तो अब यहाँ से फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा x/2 माइनस 1/4 लिख लो इसको, 1/4 sin 2x प्लस c। तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बना x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। अच्छा cos स्क्वायर होगा तो क्या होगा, वही वो 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, माइनस की जगह प्लस कर लेंगे। एक बार इसको पूरा प्रोसेस से करके देखना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान में रख लो, ये 12th के अल्टरनेटिंग करंट में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। 12th के अल्टरनेटिंग करंट में आएगा और फिर ये उस समय मैथमेटिक्स वाले जो लोग हैं उनको तो ये याद रखना क्या पड़ेगा, ये याद हो ही जाएगा 12th तक जाते जाते, क्योंकि इतनी बार यूज़ ही आ जाता है ये फॉर्मूला मैथ्स में कि याद हो जाता है। बाकी जो बायो वाले लोग हैं वो इस फॉर्मूले को एज इट इज़, इसको तो ज़रूर से याद रखें। ये जो 3 फॉर्मेट्स अपने ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूले को लिखने के ज़रूर ही याद रखें, और ये एक इंटीग्रेशन हम हमेशा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये यूज़ में आ जाता है अक्सर, और ये स्टैंडर्ड भी नहीं है तो क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इतनी सारी चीज़ें सफिशिएंट है। एक तरीका और होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत मिनिमम यूज़ है उसका, शायद इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम निकाल रहे होंगे उसके डेरिवेशन में हल्का यूज़ है उसका, तो वो देख लेते हैं कि कैसे करना होता है सब्स्टिट्यूशन। अब हमें क्या देखना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, जैसे इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है कोई sin x³ x² dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, sin x³। अच्छा ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, पहले तो अगर ये समझ आता हो हमें तो काफ़ी बढ़िया बात है, शानदार बात है कि अगर ये बात हमें समझ में आ रही है कि sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर, और sin x स्क्वायर का मतलब होता है सिर्फ इस x का स्क्वायर, sin पे पावर 1 है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इसको पहले हमेशा दिमाग में ध्यान में रखें। कई बार मर्ज हो जाती हैं चीज़ें और वहाँ से दिक्कत हो जाता है। कई बार हम sin x³ को sin क्यूब x समझ लेते हैं, तो वैसा ना समझें। sin x³ का मतलब सिर्फ इतना है कि sin पे पावर 1 है, x पे क्यूब है, ठीक है। तो ये एक अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन है x³, एक क्यूबिक फंक्शन है। fx क्या है अपने पास, fx तो sin x³ है, लेकिन इसके अंदर जो अपना x है वो क्या है x³, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये जो अपना पार्ट है वेरिएबल का, ये तो हो गया अपना fx, ये तो हो गया अपना fx,
ये जो अपना अब वेरिएबल है वो एक स्टैंडर्ड वेरिएबल नहीं रह पाता है, ठीक है, प्रॉपर dx नहीं है, x स्क्वायर dx है, तो हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। अब उस कन्वर्जन को कैसे सोचें, देखो ये अगर किसी किताब में लिखा है तो वहाँ इसका सॉल्यूशन तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, पर उस चीज़ को सोचे कैसे, वो तरीका हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं। तो जो भी तुम्हारे पास ये फंक्शन है उसको देखो तुम कि जो अपना वेरिएबल है उसमें से इसको डिफ्रेंशिएट करने पे कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है कि नहीं, सिमिलर पावर, जैसे पावर मैच कर जाए, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो जैसे मान लो कि एक्स क्यूब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, एक्स क्यूब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलता है हमें 3x स्क्वायर। वेरिएबल में अपने पास है क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब पावर तो मैच कर ही रहा है, सिमिलर ही है पावर। तो अगर हम एक्स क्यूब को टी बोल दें, एक्स क्यूब को अगर टी बोल दें, ठीक है, और अब दोनों तरफ क्या करें हम, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें फंक्शन को। सोचने का तरीका क्या है कि जो भी अपने पास फंक्शन है और जो भी अपने पास वेरिएबल है, फंक्शन से वेरिएबल की तरफ जाते हुए ये सोचो कि क्या इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे वैसा कुछ जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर जनरेट हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का मतलब है कि ये कुछ सिमिलर हो गया, तो एक्स क्यूब को हम टी सब्स्टिट्यूट अगर करें और अगर डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक, जिसके बराबर मान रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। तो एक्स क्यूब को अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, बेसिकली डी बाई डी टी लिख दो, इधर भी डी बाई डी टी लिख दो, इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो 3x स्क्वायर तो हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखना होगा। डी एक्स बाई डी टी क्यों लिखना होगा, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, डी टी चाहिए। चेन रूल याद है कि इस फंक्शन को पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, डी एक्स से डी एक्स कटता हुआ दिखेगा, डी बाई डी टी बन जाएगा जो हमें चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, फाइनली हम ऐसा कुछ इसको लिख देंगे। चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी 1। चेन रूल पूरा पढ़ के आए हैं ना, पूरा उसको डिटेल पढ़ के आए हैं हम डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो अब देखो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले दे जाओ, डी टी के बराबर लिख सकते हो। अच्छा, अब x स्क्वायर डी एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, डी टी बाई 3। अब जरा इस फंक्शन को फिर से देखते हैं, ये जनरेट हो गया अपने पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स जनरेट हो गया, डी टी बाई 3, और एक्स क्यूब क्या था अपने पास, एक्स क्यूब को हमने क्या माना था, लेट एक्स क्यूब वाज टी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम एक्स क्यूब को टी। तो अब इस फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन टी और एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी बाई 3 का इंटीग्रेशन। अब देखो ये फंक्शन साइन टी डी टी बन गया। जैसे ही ये फंक्शन साइन टी डी टी बना, अब ये जो 1/3 ये तो है तुम्हारा कांस्टेंट, आ जाएगा बाहर ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब ये फंक्शन स्टैंडर्ड है साइन एक्स डी एक्स टाइप, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स, साइन टी डी टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी, तो 1/3 माइनस ऑफ कॉस टी, ठीक। अब टी क्या था अपने पास, एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टी की जगह पे एक्स क्यूब। सो फाइनल आंसर विल बी प्लस सी, आगे लगा दो, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी का मान मर्यादा बनाए रखिए। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूट करा था हमने, टी की जगह फाइनली हम क्या रख दिए, एक्स क्यूब। तो साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है हमें, -1/3 कॉस एक्स क्यूब। तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का तरीका। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमेशा ये बात सोचना, देखो अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, हो सकता है कि डिनोमिनेटर में तुम्हें कुछ लिखा हो और ऊपर न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन लिखा हो। सब्स्टिट्यूशन जब भी अप्लाई करते हैं तो एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, जिसका पावर ज़्यादा हो, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसका भी पावर ज़्यादा हो, जैसे मान लो यहाँ अगर x की पावर 4 का फंक्शन है, यहाँ अगर x की पावर 3 का फंक्शन है, या अगर एक कंडीशन ऐसे देखिए कि यहाँ x की पावर 5 का फंक्शन है, यहाँ x की पावर 4 का फंक्शन है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करना, अगर सिमिलर कुछ बन जाए, सिमिलर बन जाएगा क्योंकि पावर 4 है, डिफरेंशिएट होते हैं ये पावर 3 होगा, सिमिलर सा ही बनेगा। तो ये वाली चीज़ जो यहाँ पे तुमको dx लिखा होगा ना, इसको अगर मान लो तुम t मानोगे तो ये वाली पूरी की पूरी चीज़ dt में खप जाएगी। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे t मान के, ये वाला पूरा पोर्शन dt में चला जाएगा। या
अगर इसको तुम ऐसे मान लो कि ये इसमें x की पावर 5 डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर का पावर कम है, तो अगर x की पावर 5 को तुम t बोल दो तो x की पावर 4 वाला जो भी चीज़ होगा ना वो तुम्हारा dt में खप जाता है। तो ऐसे करके इन चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते हैं, जहाँ पे पावर ज़्यादा है उसको t मान लो और फिर अपना जो बचा हुआ वेरिएबल है उसको dt के टर्म में जनरेट करा लो और फिर उसको इंटीग्रेट करके फाइनली t की वैल्यू जो तुम मान के रखे थे उसको आंसर में रख देना। तो दिस इज ऑल इन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑल इन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इतना ही है। अब बात करते हैं अपन डिफिनिट इंटीग्रेशन की। बात करते हैं अपन डिफिनिट इंटीग्रेशन की। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, जैसे मान लो कि f ऑफ x dx एक फंक्शन है अपने पास y इक्वल्स टू fx, उसको dx वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिमिट्स हैं x2 से x1, ठीक है। x2 से x1 का क्या मतलब है, अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम जैसे घुसेंगे ये वाली चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि हम ऐसा अगर कुछ कह रहे हैं कि अगर x क्यूब को इंटीग्रेट करना है तो लेट से कि x के एक वैल्यू 2 से 3 के लिए हम इसको इंटीग्रेट करना है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है अभी हम इस चीज़ को समझ जाएंगे जैसे ही एप्लीकेशन वाले प्रोसेस में चले जाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है वो इसके एप्लीकेशन में हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक्स क्यूब को अगर हमें इंटीग्रेट, अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है 2 से 3 में, तो फाइनली जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या करना होता है, 3 और 2 को पुट करना होता है। अब किस तरीके से पुट करना होता है अब इस चीज़ को देखते हैं। मान लो कि fx dx एक फंक्शन था जिसको हमें इंटीग्रेट करना था x2 से x1 में। यहाँ पे इंटीग्रेट होने के बाद सबसे पहले क्या करना होता है, तुम लिमिट्स को भूल जाओ, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। लिमिट्स को भूल के इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करो। मान लो कि ये इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या आ गया, gx प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जैसा सोच के इसको इंटीग्रेट कर दो। भूलना था, खैर हमने मिटा दिया था, बस भूलो इसको। यहाँ पहुँच गया। अब अपने पास लिमिट्स क्या हैं उनको लिख लो। x2 से x1 जाना है। जैसे ही अपना डेफिनिट इंटीग्रेशन आता है वो प्लस सी वाली चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। प्लस सी वाली चीज़ को हटा देते हैं क्योंकि एक फाइनल आंसर आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब करना क्या होता है इसमें, अपर लिमिट इन gx माइनस लोअर लिमिट इन gx। बेसिकली फाइनल आंसर इसका क्या होगा, gx1 माइनस gx2, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, gx1 माइनस gx2। इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने पास लोअर लिमिट है और जो भी अपने पास अपर लिमिट है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी अपने पास इंटीग्रेटेड फंक्शन रिजल्ट आ रहा है x की जगह उसमें पहले x1 रखेंगे अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको अगर एक क्वेश्चन के थ्रू समझें, तो जैसे मान लो कि x क्यूब dx ही है, ठीक है। x क्यूब dx ही है, इसको तुम 3 से 5 में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और लिमिट तुम यहाँ लिख लो 3 से 5। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 3 से 5। अब क्या करना है, फाइनली एक बार x की जगह अपर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट डालो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4/4। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये सॉल्व करने पे जो भी अपने पास आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली ये कितना होगा, 5 की पावर 4 इज 625/4 माइनस 3 की पावर 4 इज 81/4। अब इसका अगर डिफरेंस ले लें तो ये कितना होगा, 534/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कट कर, मतलब 2 से कटा दो एक बार, फिर कुछ आंसर आएगा। बेसिकली समझना क्या था यहाँ पे, वो तो मैथमेटिक्स है, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स है, वो तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन में समझना क्या था कि पहले इंटीग्रेशन को इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह चलाओ, जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है और अपने पास जो डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को पुट करो। और कैसे पुट करके आउटपुट कैसे निकालना है, पहले अपर लिमिट x की जगह पे जो भी अपना इंटीग्रेटेड पार्ट आ रहा है उसमें x की जगह अपर लिमिट माइनस इंटीग्रेटेड पार्ट में x की जगह लोअर लिमिट, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, cos 2x dx π/6 से π/4। अक्सर क्या करना होता है हमें, लोअर लिमिट अपना नीचे होता है और जो बड़ी लिमिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो cos 2x dx हमें इंटीग्रेट करना है π/6 से π/4। π/6 का मतलब अगर इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे,
डिग्री में अगर चेंज करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री में चेंज करना है, डिग्री को ऊपर लिखो, बाई नीचे पाई, और जिसको चेंज करना है वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली पाई बाई 4 विल बी 45 डिग्री। पढ़ के देखा है हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में। cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है हमें पाई बाई 6 से पाई बाई 4। अच्छा, अगर ये लिमिट्स नहीं होते तो क्या होता फंक्शन अपने पास, cos 2x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। अच्छा, ये फंक्शन है कैसा अपना, cos ax टाइप, तो कैसे लिखेंगे इसको, sin ax बाई 2, sin ax बाई 2। अच्छा, लिमिट्स क्या हैं, पाई बाई 6 से पाई बाई 4, पाई बाई 6 से पाई बाई 4। अच्छा, ये 1/2 तो क्या है, वेरी कांस्टेंट, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेटेड पार्ट से भी बाहर निकाल सकते हैं, और अपना लिमिट सिर्फ लिमिट, बेसिकली हमको लिमिट में क्या, लिमिट का यूज़ कहाँ करना है, लिमिट का यूज़ किसको रिप्लेस करने का काम है, एक्स को। उस कांस्टेंट को तो कोई मतलब नहीं है इस लिमिट से, तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, sin 2x पाई बाई 4 से पाई बाई 6। अब इसको पुट करते हैं, तो जब पुट कर रहे होंगे पाई बाई 4 से पाई बाई 6 से पाई बाई 4, अब इसको जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 sin 2x की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है इसका, sin 2 इंटू एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेंगे यानी पाई बाई 6, 1/2 इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और 2 इंटू पाई बाई 6 विल बी पाई बाई 3। साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या हो रहा था, 30 डिग्री, तो पाई बाई 3 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/2, ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 इंटू 2 माइनस √3/2। तो ये कुछ तरीके हैं जो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हमें अप्लाई करना होता है, कि अपना आराम से तुम क्या करो, फंक्शन को लिमिट्स को भूल के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा चलाओ, और फाइनली जो x आ रहा है उसमें पहले अपर लिमिट माइनस फिर जो फंक्शन है अपना इंटीग्रेटेड फंक्शन x की जगह वहाँ पे लोअर लिमिट। अब इस चैप्टर में जो हमें फर्दर देखना है वो क्या है, इस टॉपिक का जो इंटीग्रेशन अपना टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हमने देखा था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था, मैक्सिमा मिनिमा निकालना, स्लोप ऑफ अ कर्व निकालना, वो सारी चीज़ें क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंडर आती थी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी एक ही चीज़ होता है ये, कि एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, और उस एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है वो समझते हैं, कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि इट गिव्स एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इट गिव्स एरिया अंडर द कर्व, ठीक। अब ये एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, कि अगर हम ये लिख रहे हैं fx dx, ठीक है, fx dx का इंटीग्रेशन x2 से x1 में, तो इसका मतलब क्या है कि y वाली लाइन, एक हमारे पास कर्व है, बेसिकली एक हमारे पास कर्व है, ये जो y एक्सिस है दैट इज़ फॉर f ऑफ x, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है, x की, ठीक है। y एक्सिस बेसिकली y ही क्या होता है, अपना f ऑफ x होता है, तो y एक्सिस पे f ऑफ x होगा, और ये तो x एक्सिस है ही। मान लो कि f ऑफ x कोई कर्व है, ठीक है, f ऑफ x कोई कर्व है, तो x2 से x1 में इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि ये जो भी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो भी कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं इस प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन में y और x एक्सिस के पार्ट में जो भी कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, x2 से x1 के बीच में ये कितना एरिया कवर कर रहा होगा, वो क्या देता है हमें, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स गिव्स अस एक ऐसा कर्व, जो एफ एक्स का हम कर्व बना रहे हैं वो इस वाले प्लेन में x2 से x1 में कितना एरिया कवर कर रहा होगा, ये बात पता चलती है हमें इंटीग्रेशन से। जैसे हम क्या बोलते हैं कि dx बाई डी टी गिव्स अस वेलोसिटी, dx बाई डी टी गिव्स वेलोसिटी।
चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, या क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सीलरेशन। अब अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख लें dx/v/dt और इसको क्या लिख लो dv/dt, दोनों तरफ dt है, इंटीग्रेट अगर करें बेसिकली दोनों तरफ एक डिफरेंशिएशन वाले फंक्शंस हैं, dx जैसे मान लो dx क्या है, स्मॉल डिफरेंशिएशन, dt क्या है, स्मॉल डिफरेंस। इंटीग्रेट करेंगे ये चीज़ें dx से x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, t में कन्वर्ट हो जाएगा। dx स्मॉल चेंज को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो किस तरह कन्वर्ट होता है, डेल एक्स में, ठीक है। स्मॉल चेंज को जैसे इंटीग्रेट करेंगे वो बड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। dx कन्वर्ट हो जाएगा डेल एक्स में और ये हो जाएगा v डेल्टा t में। मतलब क्या है उस चीज़ का, उसको ये समझो कि अगर v dt का कर्व है, v और t का कर्व है, उस पर अगर हम v और t का एक प्लेन है, अगर उस पर कोई कर्व ड्रॉ करें तो t2 से t1 के बीच में जो भी ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, अगर v dt के ग्राफ का इंटीग्रेशन कर दें हम, तो हमें क्या पता चलेगा, डेल्टा x मतलब चेंज इन पोजीशन। हम ये चीज़ें काइनेमेटिक्स में फिर से कर रहे होंगे, पर इंटीग्रेशन में अगर एप्लीकेशन समझ रहे हैं तो इस चीज़ को अभी रिलेट कर ले कि इसका मतलब क्या है। v dt के ग्राफ का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, डेल्टा x। सिमिलरली अगर a dt का कर्व हो, उसको हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा v। डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो डेल्टा x यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, कि पोजीशन में चेंज कितना हो रहा है। वैसे ही डेल्टा v कैसे लिखेंगे वहाँ पे, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में फिर से देखेंगे, लेकिन अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना समझो कि अगर fx dx है तो क्या देगा हमें, हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल्स टू 4x² एंड x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल्स टू fx वाले फंक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा अपने पास, 4x²। 4x² का कर्व कैसा होता है, 4x² इज बेसिकली ये पैराबोला, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम रेक्टिलिनियर मोशन में एकदम आराम से एक लेक्चर लेंगे अपना ग्राफ का, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे लीनियर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोला कितने तरीके के होते हैं। 4x² को तुम ऐसा समझ लो कि अपवर्ड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। ये 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ के आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसके पावर में हाईएस्ट पावर जिस फंक्शन में क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक पावर, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हाईएस्ट x की पावर 3 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक फंक्शन। x की पावर 4 हो जाए, बाई क्वाड्रेटिक। तो ऐसे करके होता है। अब 4x² ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि 10th में ये सारी चीज़ें हैं कि अगर x² के साथ कोई पॉजिटिव कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो तो ग्राफ अपवर्ड खुलता है, ऊपर की तरफ खुलता है। अगर नेगेटिव कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो तो नीचे की तरफ खुलता है। अच्छा, ग्राफ कहाँ से पास हुआ, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक बार इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चेक करो, एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी पे चेक करो, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और 0। ग्राफ का नेचर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें x³ के ग्राफ की, x³ के ग्राफ की बात करें, तो अगर इसमें तुम नेगेटिव इन्फिनिटी डालोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब विल बी गिव नेगेटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी डालोगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, 0 डालोगे तो 0 मिलेगा। तो x³ का ग्राफ हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब कि अगर x इज इक्वल्स टू अपना नेगेटिव इन्फिनिटी है तो हमें y भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा है। अगर x अपना x अगर अपना नेगेटिव इन्फिनिटी डाले तो y भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी का पावर क्यूब, दैट विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो x पे नेगेटिव इन्फिनिटी, y पे भी नेगेटिव इन्फिनिटी। फिर 0 पे जैसे जैसे जा रहे हैं तो 0 पे अगर x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y भी कितना है, 0। x अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब x पॉजिटिव इन्फिनिटी से y पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो कुछ इस तरीके का नेचर होगा x³ के ग्राफ का। सिमिलरली अगर x² की बात करें, नेगेटिव इन्फिनिटी डालोगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। स्क्वायर है ना, नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर हो जाएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी डालोगे तो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो x अगर अपना नेगेटिव इन्फिनिटी ले रहे हैं तो y कहाँ है अपने पास, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ।
सिमिलरली पॉजिटिव इन्फिनिटी लोगे तो भी क्या देगा ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 पे 0। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। अच्छा, हमें क्या पूछ रहा है, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दिस ग्राफ फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 1, लेट से कि x इक्वल टू 1 यहाँ, x इक्वल टू 2 यहाँ, इसके बीच एरिया कितना कवर कर रहा है। अब अगर हमें मान लो कि 4x स्क्वायर का हम ग्राफ बना दिए और ये x एक्सिस से हमें एरिया निकालना, तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2। तो इतना झाम करने से बढ़िया है कि इस चीज़ को लिखो सीधा 4x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ, 1 से 2। इसको इंटीग्रेट कर दो, 4 अपना कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट्स कहाँ है 1 से 2। तो ये क्या हो जाएगा 4x³ 3 1 से 2। अब क्या करना है, x की जगह पहले 2 रखो, तो 2⁵3 माइनस x की जगह फिर 1 रखो, 1⁵3 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 × 8/3 माइनस 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 × 7/3 दैट इज 28/3। किसी भी कर्व के एरिया निकालने का मतलब क्या होता है कि हमें बेसिकली उसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x2 से x1 का मतलब कि उस उतने दूर में कितना एरिया कवर करा होगा और उतने दूर में इंटीग्रेट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल इन योर इंटीग्रेशन।